डेली करंट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं एमसीक्यू फॉर्मेट में, जो कि आपके यूपीएससी एवं पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। पहला प्रश्न आपके सामने है। चंडीपुरा वायरस से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये कथन सही है या नहीं। तो उपयुक्त कथन में आपको गलत ढूंढना है। तो चलिए हम कथन को पढ़ते हैं और हो सके तो आप भी हमें बताने का प्रयास कीजिएगा। पहला कथन है, जो चंडीपुरा वायरस है ये रेबिडो विरिडे परिवार का सदस्य है। और दूसरा कथन है, इसकी पहचान वर्ष 1965 में महाराष्ट्र के चंडीपुरा गांव के मरीजों में हुई थी। तीसरा कथन है, ये वायरस रेत मक्खियों और कुछ मच्छरों द्वारा फैलता है। आपको इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है वो आपको बताना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इनमें से कोई भी नहीं। यानी इसमें जो तीनों कथन दिए गए हैं सभी कथन सही है। तो चलिए इसका व्याख्या जान लेते हैं ताकि हम इस वायरस के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं चंडीपुरा वायरस से संबंधित ये खबर में क्यों है अभी। तो गुजरात में संदिग्ध चंडीपुरा वायरस संक्रमण के कारण 6 बच्चों को मौत का कारण बना चुकी है। चंडीपुरा वायरस वेसिकुलो वायरस, जिसे हम रेब्डो परिवार का सदस्य भी कहते हैं, जो मनुष्यों में मस्तिष्क ज्वार रोग से जुड़ा है। यह वायरस की पहचान वर्ष 1965 में महाराष्ट्र के चंडीपुरा गांव के मरीजों से की गई थी। अतः जो कथन 1 और 2 है ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। चंडीपुरा वायरस वेसिकुलो वायरस रेत मक्खियों और कुछ मच्छरों द्वारा फैलता है। यह वायरस इन कीड़ों की लार में उपस्थित ग्रंथि में रहता है, जो काटने के माध्यम से मनुष्यों या फिर जानवरों में फैल जाता है। तो कथन 3 भी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आप इस प्रश्न को थोड़ा सा पॉज करके पढ़ने का प्रयास कीजिए, फिर आप अपने अनुसार इसका आंसर दीजिए। प्रश्न है, एबीओ वर्गीकरण प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रणाली आरबीसी पर ए और बी एंटीजन और प्लाज्मा से संबंधित एंटीबॉडी द्वारा रक्त को वर्गीकृत करती है। दूसरा है, इस प्रणाली का उपयोग आधान के लिए रक्त प्रकारों का मिलान करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आधार होना चाहिए था। चलिए जानते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो, या फिर दोनों ही कथन सही हैं, ना तो एक और ना ही दो। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका जो कि ऑप्शन सी सही है, यानी दोनों ही कथन सही है। मानव रक्त में लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हम क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं, आरबीसी मौजूद होता है हमारे रक्त में, जिनकी सतह पर हमें एंटीजन देखने को मिलता है। एंटीजन यानी प्रोटीन देखने को मिलता है, जो रक्त के प्रकारों को निर्धारित करते हैं। तो रक्त का प्रकार मतलब रक्त ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए और बी हम जानते हैं। इस प्रकार के रक्त के कुछ प्रकार हैं और इसे यानी प्रोटीन को लाल रंग देता है। रक्त को क्या देता है, लाल रंग देता है। रक्त कोशिकाओं को निकालने के बाद जो सीरम भूरे रंग का तरल पदार्थ बच जाता है, इसमें रक्त वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण एंटीबॉडीज होते हैं। एबीओ रक्त समूह प्रणाली लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी पर ए और बी एंटीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति और प्लाज्मा में एंटीबॉडी के आधार पर रक्त को वर्गीकृत करती है। अतः जो कथन 1 है वो सही है। आगे देखते हैं कि एबीओ रक्त समूह प्रणाली का उपयोग आधान के लिए रक्त प्रकारों का मिलान करने के लिए किया जाता है। ओ रक्त प्रकार वाले लोगों को सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है,
क्योंकि वे किसी भी रक्तदान कर सकता है, यानी वो किसी भी मनुष्य को रक्त दे सकता है। जबकि ए और बी रक्त प्रकार वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, क्योंकि वे किसी भी व्यक्ति से रक्त ले सकता है। टाइप ए और टाइप बी रक्त वाले लोग मैचिंग रक्त और टाइप ओ रक्त प्राप्त कर सकता है। अतः कथन 2 भी क्या है? सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के राष्ट्रपति को जनजातियों को जो अनुसूचित जाति के रूप में नामित करने का अधिकार, यानी भारत के जो राष्ट्रपति है वो भारत के जितने भी जनजाति है उसको जनजाति जाति के रूप में नामित करने का अधिकार होता है। कथन 2 है, अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन के लिए संसद जो है विधायक की आवश्यकता होती है, यानी संसद में विधायक की आवश्यकता होती है। विधेयक यानी किसी कानून की आवश्यकता होती है, तभी उसको सूची में हम डाल सकते हैं, ना कि राज्य कानून की। उपयुक्त कथनों के बारे में आप बताइए कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, तथा जो कथन 1 है कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 और जो कथन 2 है दोनों ही सही है, तथा जो कथन 2 है कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन 1 सही है, किंतु कथन जो 2 है ये गलत है। ऑप्शन डी कथन 1 गलत है, किंतु कथन 2 सही है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत अनुसूचित जाति की सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं, तथा न्यायालय में तंतुवता समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत करने वाले बिहार को 2015 की अधिसूचना को रद्द कर दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को यह अधिसूचित करने की शक्ति देता है कि कौन सी जनजाति अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत की जाएगी। इसलिए कथन जो 1 है ये सही है। अनुच्छेद जो 341(2) है ये अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की सूची में परिवर्तन करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं बल्कि संसद को देता है। इसलिए कथन 2 भी हमारे सामने सही हो जाता है। इसके लिए संविधान जो है संशोधन की आवश्यकता होती है। केवल ये प्रस्ताव जिन पर भारत के महापंजीयन और राष्ट्र अनुसूचित जाति आयोग द्वारा यह असहमति व्यक्त की गई हो और उन्हें संसद में विधेयक के रूप में पेश किया जाता हो। तो इसलिए जो कथन 2 है सही है और कथन जो 1 है वो कथन 2 की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। चौथा प्रश्न कौन सा है? तो पहला इसमें आपको कथन दिया गया है कि THINQ 2024 हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है। कथन 2 है, भारतीय नौसेना में इससे पहले THINQ 22 और G20 THINQ नामक क्विज के 2 सफल संस्करण आयोजित किए गए हैं। आपको बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका कथन सी सही है और दोनों ही कथन सही है। भारतीय नौसेना ने 16 जुलाई 2024 को अपनी प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता, जिसे हम THINQ 2024 कहते हैं, उसका शुभारंभ किया। और THINQ 2024 भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक राष्ट्र स्तर की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है। अतः कथन 1 सही है। आगे देखते हैं कि इस वर्ष की प्रतियोगिता का विषय विकसित भारत है। भारतीय नौसेना ने इससे पहले 2 और क्विज आयोजित किए, जिसके नाम थे THINQ 22 और G20 THINQ, जिसमें T20 देशों ने भाग लिया था। और यह प्रतियोगिता देश भर में कक्षा 9 और
12 यानी कक्षा 9 से जो 12 तक के छात्रों के लिए खोली गई थी, इसलिए कथन 2 भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 17 जुलाई 1996 को मद्रास का आधिकारिक नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया था, यानी 17 जुलाई 1996 को मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया था। 24 जनवरी 1969 को मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया था। चेन्नई दक्षिणी पूर्वी भारत में मालाबार तट पर स्थित है। चेन्नई को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। तो केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए जानते हैं। तो ऑप्शन बी यानी इसका 2 ही कथन सही है। जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से कथन इसका सही है। इससे पहले मद्रास प्रांत कहा जाता था, यानी जो चेन्नई है इससे पहले उसको क्या कहा जाता था, मद्रास प्रांत कहा जाता था, जिसे 26 जनवरी 1950 को उसको नाम परिवर्तन कर मद्रास राज्य कर दिया। तमिलनाडु राज्य की राजधानी, जिसे पहले मद्रास राज्य के नाम से जाना जाता था, यह आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर इसको चेन्नई कर दिया गया। कब किया गया था, 17 जुलाई 1996 को। अतः कथन 1 सही है। आगे देखते हैं, चेन्नई जो नाम है ये चेन्नईपट्टनम शब्द से आया है। मद्रास राज्य का नाम बदलकर 14 जनवरी 1969 को वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुराई ने चेन्नई का नाम बदलकर क्या किया था, तमिलनाडु कर दिया था, इसलिए कथन 2 भी सही है। आगे देखते हैं कि चेन्नई दक्षिणी पूर्वी भारत के कोरोमंडल तट पर स्थित है। वो प्रश्न में कहा गया था कि ये मालाबार तट पर स्थित है, लेकिन नहीं, ये कोरोमंडल तट पर स्थित है और यह सांस्कृतिक, वाणिज्यिक एवं शैक्षणिक केंद्र है। इसे अपने संपन्न ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्योग के लिए भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है, डेट्राइट कहा जाता है, और कर्नाटक जो संगीत एवं भरतनाट्यम का महत्वपूर्ण केंद्र है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह देश का प्रमुख सॉफ्टवेयर निर्यातक होने के साथ साथ ये एक प्रमुख सेमीकंडक्टर हब भी है। इसलिए कथन जो 3 है और 4 है ये सही नहीं है। आगे देखते हैं। तो बस हमारा प्रश्न इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। मैं आपसे फिर मिलूँगा कल एक अनदर वीडियो में, जहां हम कुछ इम्पोर्टेंट और भी करंट अफेयर देखने का कोशिश करेंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए।